प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 3 वर्ण विच्छेद जो कि आपकी पुस्तक नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण का है, इसका हम व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। यह पाठ बेटा 2 व्याख्यानों में पूरा होगा। आज एक व्याख्यान पढ़ेंगे और अगला व्याख्यान हम कल पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पाठ 2 जो हमने वर्ण, ध्वनि और लेखन व्यवस्था पढ़ा था, उसका व्याख्यान 3 अंतिम व्याख्यान था। इस अंतिम व्याख्यान में जो मैंने आपको गृह कार्य दिया, आज हम उसकी चर्चा भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पाठ 3 है उसके व्याख्यान 1 में सबसे पहले हमारा जो पाठ का नाम है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में विच्छेद का अर्थ क्या है? वर्ण विच्छेद में आए विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। अतः तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी? शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। अतः शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है कमल। कमल शब्द में कमल 3 व्यंजन हैं, लेकिन इनके साथ स्वर भी जुड़े हैं, और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे। तो देखिए कैसे किया। क, अ, म, अ, ल, अ। तो ये आपका कमल का क्या हुआ? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों को अलग अलग करना, यानी कि शब्द के जो भी वर्ण हैं उनमें स्वर और व्यंजन, जो व्यंजन आया है उसके साथ जो स्वर लगा है उसे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। अब बेटा जब आप वर्ण विच्छेद कर रहे हो तो कुछ बातें आपको जो हैं बड़ी ही ध्यान में रखनी होंगी। तो उनमें से कुछ बातें आज मैं आपको बताऊंगी और कुछ हम कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली जो बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? शब्दों में आने वाली मात्राओं को स्वतंत्र स्वर के रूप में लिखें। यानी कि व्यंजन के साथ स्वर की क्या लगी है? मात्रा। अब जो मात्रा लगी है उस मात्रा को ही आपने नहीं लिख देना, वो जो स्वर है उसका स्वतंत्र रूप लिखो। कैसे? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है दुकान। दुकान शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? द जमा में उ। देखो हमने ऊ की मात्रा नहीं लगाई, हमने क्या लिखा है? उ स्वतंत्र रूप में स्वर जो आया है उसको लिखा है। तो द जमा में उ जमा में क जमा में आ। फिर हमने स्वतंत्र रूप किसका लिखा? स्वर आ का। न व्यंजन, फिर अ स्वर। तो इस तरह द उ क आ न अ मिलकर क्या बना? दुकान। तो दुकान शब्द का जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो हमने ध्यान में रखा कि जितने भी स्वर व्यंजन के साथ लगे हैं उन्हें हमने स्वतंत्र रूप में लिखा है। क्लियर? चलिए दूसरी जो ध्यान रखने बात है उसकी ओर बढ़ते हैं। सभी व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह अवश्य लगाएं। हल चिन्ह पता है? हल मायने हलंत। जैसे किनारा। अब किनारा में क जो है व्यंजन है, जब वो ई स्वर से हटेगा, अलग होगा, हम व्यंजन और स्वर को अलग करेंगे, तब हम क्या करेंगे? उस व्यंजन को हलंत उसके नीचे लगाएंगे। हल चिन्ह से हम यह प्रदर्शित करेंगे कि अब इस व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है। तो देखिए कि ना रा। तो क हलंत जमा में ई, न हलंत जमा में आ, और र हलंत जमा में आ। तो कौन सी दो बातें हमने पढ़ी? पहली, मात्राओं को स्वतंत्र स्वर के रूप में लिखना। दूसरा, वर्णों के नीचे जो व्यंजन वर्ण है, स्वर नहीं व्यंजन वर्ण। ठीक है? तो व्यंजन वर्णों के नीचे हल्का चिन्ह लगाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जो तीसरी ध्यान रखने योग्य बात है वो ध्यान से सुनना जरा। आपने किए थे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में कुछ अधूरे व्यंजन होते हैं और
एक अधूरा व्यंजन होता है और वही व्यंजन जो है वो पूरा भी होता है। तो संयुक्त व्यंजनों के अधूरे व्यंजन वर्णों को पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन के रूप में लिखें। कैसे लिखते हैं? हल्का चिन्ह लगा के, सीधी सी बात है। जैसे हमारे पास शब्द है पक्का, पक्का, प जमा में अ, ये तो प के साथ तो अ हमारे पास स्वर है, लेकिन अगला देखो क, अब क के साथ तो कोई स्वर ही नहीं है, तो क्या हम इसे ऐसा ही लिख दें? नहीं, हम इसको स्वतंत्र व्यंजन के रूप में लिखेंगे क हलंत। फिर क है, क जमा में आ, अब इसमें तो स्वर है, प में भी स्वर था, क में भी स्वर है, लेकिन एक क यानी व्यंजन क जो आपके पास संयुक्त व्यंजन आया, उसमें जो क बिना स्वर के था उसको हमने स्वतंत्र रूप में कैसे लिखा? क हलंत के रूप में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। र व्यंजन के संयुक्त रूपों रेफ और पदेन को स्वतंत्र रूप में लिखें। र व्यंजन आपने पढ़ा है, र व्यंजन रेफ यानी शीर्ष पर मात्रा लगती है, और कहाँ लगती है? पदेन में। आज मैंने जो उदाहरण लिया है वो मैंने पदेन वाली मात्रा लगाई है। देखो शब्द है क्रम, और यही होता कर्म, तो वो कौन सी मात्रा होती है? रेफ यानी शीर्ष पर। तो शब्द मैंने लिया है क्रम। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? अब वो यहाँ पर इस बात की ओर ध्यान देने को कह रहे हैं कि र व्यंजन के संयुक्त रूपों रेफ या पदेन जो भी आए उसे आपने कैसे लिखना है? स्वतंत्र रूप में लिखना है। जैसे हमें क्रम शब्द है, तो क्रम में पदेन का र है, तो क, अब ये पदेन की मात्रा नहीं यहाँ पर आ जाएगी, क्या आएगा? र स्वतंत्र रूप में, और र स्वतंत्र रूप में कैसे होगा? क जमा में र हलंत। फिर उसमें क्या है? स्वर अ, तो क जमा में र हलंत जमा में अ, जो कि स्वर उसके साथ जुड़ा है जिसने क्र बनाया उसे, और फिर हमारे पास बचा म, तो म जमा में अ, मिलकर क्या बना? क्रम। तो अब हमने र व्यंजन का जो संयुक्त रूप पदेन था उसको हमने कैसे लिख लिया? स्वतंत्र रूप में। तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। तो ये कुछ बातें आज हमने देखी कि ध्यान रखने योग्य, ये कुछ बातें हमने पढ़ी। तो इसी से संबंधित जो है मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ बेटा, तो ध्यान से अपना गृह कार्य जो है आप कहाँ करेंगे? आप अपने गृह कार्य को कच्ची कॉपी यानी रफ नोटबुक में करेंगे। तो चलिए गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा हमारा गृह कार्य है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद दूसरी कक्षा से करते आ रहे हैं आप, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और अब आप कौन सी कक्षा में हैं? छठी के बाद सातवीं कक्षा में। तो सातवीं कक्षा में वर्ण, ये 10 शब्द हैं, इनका आपको वर्ण विच्छेद करना है। किताब, गन्ना, दफ्तर, गुलाब, कलम, क्रोध, आत्मा, खतरा, टक्कर और तारीफ। ठीक है, तो ये आपका हुआ वर्ण विच्छेद से संबंधित गृह कार्य। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ? अपने आगे के गृह कार्य की ओर, जो कि आपको कब दिया गया था? व्याख्यान 3 पाठ 2 में दिया गया था। तो व्याख्यान 3 पाठ 2 का जो व्याख्यान 3 यानी अंतिम व्याख्यान हमने पढ़ा, उसमें हमने र की विभिन्न मात्राओं को पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने अनुस्वार और अनुनासिक को पढ़ा। जब हमने र की विभिन्न मात्राएं पढ़ी, अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ा, तो हमने जाना कि उसके कुछ अशुद्ध रूप भी हो सकते हैं। तो जिसके शुद्ध रूपों को मैंने आपको यहाँ पर कितने शब्द दिए देख सकते हैं आप, 14 शब्द मैंने आपको दिए थे। तो इन 14 अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप आपने कर ही लिया होगा। तो अपनी जो है कॉपी बाहर निकालिए जिसमें आपने उसे किया है, और मिलाइए कि आपने सही किया। यदि सही है तो टिक मार्क लगा दो, और यदि सही नहीं है तो क्रॉस लगाकर उसके सामने उसका शुद्ध रूप लिखो, और फिर इस काम को आप अपनी फेयर नोटबुक यानी पक्की कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा शब्द क्या है? धर्म। धर्म नहीं होता, र। र जो है यहाँ पर कौन सा है? र हलंत है, तो धर्म शब्द क्या होगा? धर्म। तो र की मात्रा कहाँ लगेगी? शीर्ष पर, सिर पर, लेकिन किसके? र, क्योंकि
स्वर रहित है और स्वर रहित र होने के कारण जो अगला व्यंजन आता है वो मात्रा के रूप में उस व्यंजन के शीर्ष पर लग जाती है। तो धर्म आपका शब्द गलत है, सही शब्द क्या है? धर्म। अब अगला शब्द देखो, मित्रता। मित्रता। अब मित्रता में हमने यहां देखो अशुद्ध शब्द में क्या है? त के ऊपर शीर्ष पर र की मात्रा लगी है, ये गलत है। जबकि आना क्या है? संयुक्त व्यंजन त्र। कौन सा व्यंजन आएगा बेटा? त्र। संयुक्त व्यंजन किए थे 4, कौन कौन से? श, ज्ञ, त्र, श्र। तो ये कौन सा है? संयुक्त व्यंजन लगेगा यहाँ पर। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा लगा? त्र। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलती है। शुद्ध शब्द क्या होगा? मित्रता। अब देखिए तीसरा शब्द है राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय में श षटकोण, ये तो स्वर रहित है और यहाँ पर क्या दिया है आपको? स्वर सहित। और साथ ही साथ राष्ट्रीय, आपने जब र की मात्राएं पढ़ी थी तो र की पदेन की 2 मात्राओं को जाना था। पदेन की 2 मात्राओं में जो दूसरी मात्रा आपने जानी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो गोलाकार व्यंजन होते हैं जैसे ट और ड, ट और ड व्यंजनों में हल चिन्ह और जो हल्का चिन्ह होता है, हल्का चिन्ह जो होता है वो किससे मिल जाता है? स्वर रहित से। और वो ट्र, ये देखो ट्र, ट के नीचे र की पदेन की दूसरी मात्रा मैंने लगा दी है, तो ये राष्ट्रीय शब्द बना। तो यहाँ पर इसका भी ये शुद्ध रूप है। इसी तरह अगला शब्द है प्रकाश। प्रकाश में प के पैर के नीचे तो री की ऋषि की मात्रा है, ये ऋषि की मात्रा तो नहीं आएगी, वो तो पदेन की मात्रा आएगी। प्र, प, र, साथ है प्र। प्रिकाश थोड़ा बोला मैंने तो प्रिकाश नहीं दिया, और प्रकाश तो कोई शब्द भी नहीं होता। तो शब्द क्या है? प्रकाश। प्रकाश। ठीक है, तो क्या आएगी? र की पदेन की मात्रा, ना कि री ऋषि की मात्रा। तो यहाँ ये गलती है। तो अशुद्ध शब्द प्रिकाश है और शुद्ध शब्द क्या होगा? प्रकाश। अगला है उषा। उषा, श शलगम नहीं, श षटकोण। ठीक है, यहाँ बस इतनी ही गलती है। उषा। तरक। तरक। फिर देखो ये गोलाकार व्यंजन है ट, राष्ट्रीय की तरह ही। फिर गोलाकार व्यंजन में क्या? ट हलंत जो है वो कौन सी? पदेन की मात्रा, पदेन की जो दूसरी मात्रा है, ट्रक। ट्रक, तो ट के नीचे पदेन की दूसरी मात्रा लग जाएगी। भ्रम। भ्रम नहीं होता, क्या शब्द होता है? भ्रम। भ की फिर पदेन की मात्रा है ये, भ्रम। भ के पैर में लग जाएगी। अगला शब्द है संगीत। संगीत। अब आपको पता है कि अब जो हम पंचम अक्षर हैं उनके स्थान पर एक ही चीज कर देते हैं, क्या? अनुस्वार लगा देते हैं। तो अब ये पंचम अक्षर न आया है ना, तो संगीत नहीं, हम क्या लिखेंगे? संगीत। इस न के स्थान पर हम लगा देंगे अनुस्वार। अगला है धर्मात्मा। धर्मात्मा। अब ये फिर धर्मात्मा में क्या है? र हलंत है, र स्वर रहित है, तो ये कहाँ जाएगा? अगले व्यंजन पर। अगला व्यंजन क्या है? म, लेकिन म के साथ तो आ की मात्रा लगी है, तो अब जो आ की मात्रा लगी है उस पर रेफ के रूप में यानी शीर्ष पर ये र आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखो एक और गलती है इसमें, धर्मात्मा, तमा नहीं, धर्मात्मा। त्मा, त किस में मिला है? म में, तो त स्वर रहित व्यंजन है और यहाँ आपको स्वर सहित दिया है शुद्ध में। शुद्ध में आपको क्या करना है? उसे स्वर रहित बनाना है। तो रेफ की मात्रा लगानी है, त को स्वर रहित बनाना है, ये 2 गलतियां हैं। तो अब ये शुद्ध रूप देखिए, धर्मात्मा। अगला है दफ्तर। दफ्तर। दफ, फ। फ कैसा सुनाई दे रहा है? स्वर रहित। और कौन सा सुनाई दे रहा है? जो आगत ध्वनि वाला है, बिल्कुल सही। आगत ध्वनि वाले में क्या करते हैं? नुक्ता लगाते हैं फ के नीचे। तो आपके इस अशुद्ध शब्द में तो नुक्ता नहीं है, पहले तो इसे नुक्ता लगाओ, उसके बाद इस फ को जो त में मिला हुआ है, स्वर रहित है, इसको आधा लिखो।
तो ये आपके पास शुद्ध रूप है इसका दफ्तर का। ऋषि, अब ऋषि, ऋषि में र पर छोटी ई की मात्रा तो गलत है। ऋषि तो री ऋषि हमारे पास ही होता है, हमारे पास जो स्वर है उसमें री ऋषि की मात्रा भी है और री ऋषि भी है, तो री री, ठीक है, री और श पर छोटी की मात्रा, श भी कौन सा आएगा, षटकोण वाला। फिर है कृपा, कृपा में देखो, कृपा में री ऋषि की मात्रा लग रही है। एक जगह तो री ऋषि देखो ऊपर वाले शब्द में हमने क्या किया, री ऋषि को स्वतंत्र रूप में लगाया, लेकिन कृपा में वो स्वतंत्र रूप में नहीं लगेगा, किस रूप में लगेगा, मात्रा के रूप में। तो क के नीचे री ऋषि की मात्रा आएगी, क के नीचे पदेन वाला र और छोटी ई की मात्रा गलत है। तो कैसे लिखेंगे कृपा, शुद्ध रूप है आपके पास प्रातः, प्रातः ह, सुनाई तो ह देता है, लेकिन जो सुनाई ह देता है वो लगता किस रूप में है, विसर्गों के रूप में। अंतिम शब्द है प्रधान, प्रधान नहीं होता, शब्द क्या होता है, प्रधान, प्रधान। तो प के साथ ही र सुनाई दे रहा है, तो यानी कि वो प के पैर में पदीन, पदेन के रूप में आपके पास आएगा। तो ठीक है बेटा, ये हमारा था गृह कार्य, जो कि व्याख्यान 3, लेकिन किसका, पाठ 2 का, पाठ 2 के व्याख्यान 3 का ये गृह कार्य है बेटा। इसको अब आपको किस में करना है, इसको आपको करना है अब फेयर नोटबुक में, ठीक है। इसे आप फेयर नोटबुक में कीजिए, साथ ही साथ जो गृह कार्य मैंने आज के पाठ से संबंधित दिया है उसे कच्ची कॉपी में करना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।